गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पर। इस चैप्टर की हमने पहली वीडियो आपको दे दी है। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो एग्रीकल्चर में क्या रिजल्ट्स आते हैं। पिछले वाली वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसके फील्ड्स के बारे में बात की कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किन किन फील्ड्स में हम कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी हमने थोड़ी बात की थी बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है हम एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो आज की हेडिंग है वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन of crops have resulted in crops have resulted in जेनेटिकली मॉडिफाई जो क्रॉप है वो क्या क्या रिजल्ट देती है। पहले वाला देखो पॉइंट क्या कहेगा भाई, इंक्रीज्ड टॉलरेंस अगेंस्ट increase tolerance against abiotic stresses। cold, drought, salt, heat, cold, drought, salt, heat। पहला वाला पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो क्रॉप्स की हैं, जो क्रॉप्स में हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, उनका जीन्स में जो मॉडिफिकेशन करते हैं फसलों में, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, क्या उसके परिणाम होते हैं। पहला वाला परिणाम ये है कि वो एबायोटिक स्ट्रेस जो होती हैं उनको सहने की ताकत ज्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्दी ज्यादा पड़ रही तो सर्दी को ज्यादा सहन कर सके, ऐसा नहीं ज्यादा सर्दी पड़ी तो हमारी फसल बेकार हो गई, सर्दी को सहन कर सके। ड्रॉट, सूखा को भी वो सहन कर सके, सूखा नहीं, अगर सूखा हो रही है, पानी वानी बारिश नहीं हो रही तो तब भी फसल हमारी जिंदा रह सके, ठीक है। सॉल्ट, बहुत ज्यादा नमकीन जहां पर वो पानी है वो उसको भी सहन कर सके, उसको भी, उसमें भी हमारी फसल खड़ी रहे। हीट, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी हमारी फसल रह सके, उसको भी सहन कर सके। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है उनको सहन करने के लिए हम ऐसी जीन्स का चेंजेस करते हैं। सेकंड वाला है रिड्यूस रिलायंस ऑन chemical pesticides, यानी कि हम कह सकते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम अपनी फसल में कीड़ों को मारने के लिए किस पे डिपेंड है? केमिकल्स पे डिपेंड है।
कोई अगर हमारी फसल में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो हम केमिकल दे देते हैं। तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि केमिकल्स पर हम डिपेंड ना रहें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें कीड़े स्वतः ही नहीं लगते हैं, उन्हें इस तरह चेंज कर दिया जाता है कि कीड़े उनको खा जाए तो कीड़ा खुद मर जाए लेकिन हमें नुकसान ना हो। तो इस तरह की हमारी फसल डेवलप होंगी, इससे हो रही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड से। सेकंड वाले को हम क्या कह सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, यानी कि फसल को जो फसल में लगने वाले कीड़ों को भी वो सह सके, यानी कि फसल में लगने वाले कीड़े भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ठीक है। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसका मतलब क्या है कि जैसी हमारी फसल पक जाती है, अब उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं, फिर उसकी जो है उसके भूसे को अलग करते हैं, अनाज को अलग करते हैं अपनी कटर वगैरह से, मशीन से। तो उसे काट रहे हैं, काटने में भी हमारी फसल का कम से कम नुकसान हो, यानी कि हमारे दाने जमीन पर न गिरे, हम उनको सेफ रख सकें। तो इस तरह भी हम उसकी फली जो ऐसी बनाते हैं, मजबूत फली हो उसकी, जिससे कि काटते वक्त भी हमारी फसल का नुकसान ना हो। ठीक है। आगे वाला पॉइंट है फोर्थ वाला, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। इंक्रीज increased efficiency of minerals used by plants। देखिए, जो प्लांट जिन मिनरल्स का यूज कर रहा है उसकी सही मिनरल्स को यूज करने की क्षमता बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वो मिनरल्स यूज होते रहे। ऐसा नहीं प्लांट खड़ा है नीचे मिनरल्स उसे ले ही नहीं पा रहा। अगर प्लांट्स को जो मिनरल्स वगैरह जैसे खनिज लवण, जैसे आयरन है हमारा, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, तो उनको प्लांट्स हमारी फसल से वो लेता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। ये भी हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का रिजल्ट है, परिणाम है कि हम मिनरल्स की एफिशिएंसी प्लांट्स के द्वारा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वाला है एनहेंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। एनहेंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन ए इन रिच्ड राइस। इसको क्या कहा गया है, गोल्डन राइस जिसको कहा गया। अब देखिए भाई ये क्या है, लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन वैल्यू, फूड की भी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। जैसे पहले हमारे राइस में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी और बाकी जो हमारी चीजें हैं वो ना के बराबर होती थी, लेकिन हमने एक ऐसा राइस बनाया है जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी तो है लेकिन विटामिन ए की भी क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा है, तो जिससे हम जिसको राइस देंगे उसमें विटामिन ए की पूर्ति उस पर्सन को होगी।
विटामिन ए की पूर्ति रहेगी तो हमारी स्किन भी ग्लो रहेगी और हमारी आंखें भी सही रहेंगी। तो देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू भी हम फूड की बढ़ा सकते हैं। किससे बढ़ा सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के द्वारा। तो हमारी 4-5 चीजें हैं। पहला वाला है कि एबायोटिक स्ट्रेसेस जो होती हैं उनको सहन करने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सूखा को भी झेल सकती है हमारी फसल, ज्यादा सर्दी को भी झेल सकती है, ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है उसको भी झेल सकती है हमारी, और ज्यादा गर्मी है उसको भी हमारी फसल झेल सकती है, सहन कर सकती है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का पे जो हमारी निर्भरता है अपनी फसल को बचाने के लिए कीड़ों से, उससे भी हमारी निर्भरता जो है कम हो जाएगी। यानी कि हम बिना केमिकल्स के अपनी फसल को बचा सकते हैं कीड़ों से, इंसेक्ट्स से। रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है उसके बाद जो उसमें नुकसान होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि उससे भी हमारा कम से कम नुकसान हो, पकने के बाद हमारा कम नुकसान हो। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं उनकी भी क्षमता ज्यादा बढ़े, ठीक है। और दूसरी वाली बात है कि मिनरल्स की क्षमता ज्यादा बढ़े, ज्यादा, जिससे प्लांट्स भी हमारे और मजबूत हो सकें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे मिनरल्स हों। आगे वाला एनहेंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, गोल्डन राइस जिसको कहते हैं, इसमें विटामिन ए की प्रचुरता बहुत ज्यादा होती है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी फूड की क्वालिटी बढ़ी हमारी। पहले राइस में हमारे कार्बोहाइड्रेट था, अब हमारे उसके साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए भी है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसका नाम दिया गया बीटी कॉटन। इसको इस वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम इंसेक्ट से बचा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको जो आप देखने जा रहे हैं हमारा बीटी कॉटन वाला। बीटी कॉटन, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill some insects like Lepidopterans, tobacco budworm, Coleopterans, and Dipterans. देखिए भैया इसका मतलब क्या है, बीटी का नाम पहले क्यों आया? पहली बात तो ये है, बीटी का नाम पड़ा है बैसिलस और थुरिंजिएंसिस से।
हमारी एक बैक्टीरिया है, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं, कुछ अलग अलग स्पीसीज हमारी इसकी ऐसी होती हैं जो एक खास तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। वो प्रोटीन क्या करती है, लेप्डोप्टेरोप्सिन्स को मार सकती है। कुछ प्रोटीन्स वो जो हैं कोलियोप्टेरन्स को मार सकती हैं और डायप्टेरन्स को मार सकती हैं। लेपिडोप्टेरन्स का मतलब है टोबैको बर्डवॉर्म्स, जो छेद कर देते हैं। बीटल्स कोलियोप्टेरन्स को कहते हैं, और मॉस्किटो और जो मक्खियां वगैरह होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, डायप्टेरन्स कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डायप्टेरन्स ये जो अलग अलग तरह के हमारे कीड़े मकोड़े हैं जो किसके द्वारा मार दिए जाते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा मार दिए जाते हैं। और वो स्पेशल प्रोटीन जो होती है किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पे बीटी का मतलब यहां से बैसिलस थुरिंजिएंसिस से होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैसिलस Bacillus thuringiensis forms protein crystals, forms protein crystals which contain a toxic, which contains a toxic insecticidal protein, which contain a toxic insecticidal protein. प्रोटीन देखिए भाई, बैसिलस थुरिंजिएंसिस प्रोटीन, ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है, मैंने बताया था आपको बैक्टीरिया है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो होते हैं प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के, जैसे आपके नमक देखा आपने, नमक में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नमक अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है, सफेद सफेद छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। ऐसे ही बैसिलस थुरिंजिएंसिस छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े बनाती है, और उसमें अंदर जो होती है वो जहरीली प्रोटीन होती है जो इंसेक्टिसाइडल होती है। इंसेक्टिसाइडल का मतलब वो प्रोटीन सिर्फ इंसेक्ट को मार सकती है। तो जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जहरीली इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। जहरीली इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन किसमें होती है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, बीटी टॉक्सिन्स आर इनिशियली, बीटी टॉक्सिन्स आर initially Bt toxins are initially inactive prototoxin, inactive prototoxins, but after ingestion, by the insect,
their inactive toxin becomes their inactive toxin becomes active toxin becomes active due to the alkaline pH of due to alkaline pH of the gut, pH of the gut, which solubilize the crystals, which solubilize the crystals। देखिए भैया ये क्या कह रहा है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बीटी का मतलब मैंने आपको बताया था बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, ये इनिशियली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि ये जहरीले एक्टिव जहर नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। लेकिन जब कीड़ा इनको खा लेता है तो उनकी गट में कौन सा नेचर होता है, एल्कलाइन पीएच होता है। उनके जो आहार नली है, उसकी जो खाने वाली नली है, डाइजेस्टिव कैनाल जो है उनकी, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें जो पीएच वो एल्कलाइन नेचर होता है, यानी कि बेस होता है, उसकी पीएच वैल्यू बेस होती है। तो और उसकी गट में जो पीएच वैल्यू जो है उसकी बेस मिलती है, तो हमारे जो प्रोटीन के क्रिस्टल थे वो घुल जाते हैं और उसमें हमारा जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ था अंदर, उसका क्या नाम था, टॉक्सिन था कि नहीं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन नाम रखा था। तो वो क्या हो जाएगा जब हमारे क्रिस्टल्स घुल जाते हैं। यहां तक की कहानी ये है, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन बात चल रही तो मैं बता देता हूं, दोबारा बताऊंगा इसको मैं, कि बीटी टॉक्सिन्स जो वास्तव में इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स हैं, इंसेक्ट के खा जाने से, अंदर चले जाने से, जब वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन इंसेक्ट के खा जाने के बाद वो एल्कलाइन नेचर में मिलकर एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं एक्टिव? क्योंकि उनके क्रिस्टल से हमारे घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। अब वो हमारे क्रिस्टल्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए हैं। और वो कहां पर हो गए, इंसेक्ट की गट में हो गए, यानी कि इंसेक्ट की आहार नली में हो गए, एलिमेंट्री कैनाल में वो एक्टिव हमारी इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हो गई है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू the activated toxin binds to the surface of midgut, the surface of midgut, the surface of midgut, the surface of midgut, epithelial cells, thus creating pores, thus creating pores which cause cell swelling, and lysis।
further leading to death of the insect, leading to death of insect। अब देखिए होता क्या है भैया, जब हमारा क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो गया तो उसमें हमारी क्या पड़ी थी, इनएक्टिवेटेड हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस पड़ा था। किस इनएक्टिव हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस कब तक था, जब तक था जब वो किसी के अंदर बंद था। अब जब वो हमारा क्रिस्टल्स जो हैं वो सोल्यूबलाइज हो गए तो वो हमारे टॉक्सिन जो इनएक्टिव थे एल्केलाइन नेचर में आके एक्टिव हो जाते हैं। जब वो क्योंकि उसे कौन सा पीएच मिलता है, एल्केलाइन, यानी 7 से ऊपर 8 के आसपास पीएच उसे मिलता है। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो उस जहरीले पदार्थ जो प्रोटीन जो होती है वो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करती है और उन सेल्स को तोड़ने लगती है, बेकार करने लगती है। उन सेल्स को जब तोड़ने बेकार करने लगेगी तो सेल्स जो है वहां पर फूलेंगी और वहां पर टूटने लगती हैं, बेकार होने लगती हैं, जिससे उस कीड़े की एलिमेंट्री कैनाल में छेद होने लगते हैं, उस कीड़े की एलिमेंट्री कैनाल बेकार होने लगती है। और जब एलिमेंट्री कैनाल बेकार होने लगती है तो इंसेक्ट ऊपर चला जाता है, बोले तो मर जाता है। ठीक है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है बेचारे इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये है भाई, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन्स, बीटी टॉक्सिक जीन्स obtained from Bacillus thuringiensis, are used in several crop, are used in several crop, in several या many crops, crop plants like cotton, crop plants like cotton। देखिए स्पेशल बीटी टॉक्सिन जो जीन्स हैं, उन जीन्स को जो बीटी टॉक्सिक जीन्स यानी कि ऐसी जीन्स जो हमारे ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाती हैं, उन जीन्स को पहले आइडेंटिफाई किया गया और उन जीन्स को बैसिलस थुरिंजिएंसिस से लिया गया और किस में डाल दिया गया, और दूसरे क्रॉप प्लांट में डाल दिया गया। जैसे कॉटन है, कॉटन के क्रॉप प्लांट में उन जीन्स को डाल दिया। अब क्या होता है कि कीड़ा जैसी क्रॉप प्लांट को खाएगा, उसकी जीन जो है, उसकी जो जीन जो है क्या बना रही है, वो प्रोटीन बना रही हैं, और जब कीड़े के अंदर वो प्रोटीन जाएगी तो उसको कीड़े को मौत मिल जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखें। अब थोड़ा सा यहाँ बड़ा है इसीलिए इसे
The toxin is coded by a gene. The toxin is coded by a gene. Is coded by a gene called CRY, which is of various types. Which is of various types. For example, proteins encoded by the genes. Proteins encoded by the genes CRY1AC, CRY1AC and CRY2AB, CRY2AB control the cotton bollworms. Control the cotton bollworm and that of CRY1AB, that of CRY1AB control corn borer. Control corn borer. BT tobacco was first cultured to kill hornworm. देखिए अब इनका मतलब समझ लीजिए भाई, और हमारी रामायण फिर हो जाएगी। टॉक्सिन जो जहरीली प्रोटीन जिनके द्वारा जिन जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वो जहरीली प्रोटीन जिन जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वो जीन्स हमारी अलग अलग हैं और वो अलग अलग तरह की स्पेशल जहरीली प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। उन जीन्स का नाम क्या रखा है? क्राइजीन। क्राइजीन बहुत सारी जीन का एक ग्रुप है जो जहरीली प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। पहली वाली जैसे CRY1AC, CRY1AC, CRY2AB, ये किसको मारती है? कॉटन बॉलवर्म को मारती है। एक स्पेशल कीड़े हैं, इनका नाम बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म्स दे रखा है। आप गूगल पर डालोगे, इमेज में देखोगे तो आपको उनकी तस्वीर पता चल जाएगी कि ये ऐसे ऐसे हमारे कीड़े होते हैं। और CRY1AB जीन है, वो कॉर्न बोरर को मारती है। कॉर्न बोरर उसे कहते हैं जो मक्के के तने में जो छेद करते हैं, उन कीड़ों को कहते हैं। तो CRY1AB जीन अगर हम मक्के के पेड़ में डालते हैं तो कीड़े मक्के के तने को खाएगा तो वो अंदर जाएगा, मक्के के तने का जो पार्ट है वो अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा उसमें कौन सी जीन पड़ी हुई है? हमारी CRY1AB जीन पड़ी है, और वो अपनी प्रोटीन भी बना रही है। जब कीड़े के अंदर
वो प्रोटीन जाएगी तो कीड़े के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एल्केलाइन नेचर है, तो प्रोटीन के क्रिस्टल खुल जाएंगे और उसमें अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, जहरीली प्रोटीन होगी, और एल्केलाइन नेचर में वो जहरीली प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और उस कीड़े की एलिमेंट्री कैनाल है उसमें छेद हो जाते हैं, उसकी सेल्स सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है उसके अंदर, और इस तरह कीड़ा तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है और हमारा पौधा जो है सुरक्षित बच जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिन जीन्स हैं, क्राइजीन्स हैं, ये हम अपनी फसलों में भी इंट्रोड्यूस इनका कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब आ रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में भी पहले से चल रहा हो, वो ये कि अगर ये जो प्रोटीन है जब कीड़े को मार सकती है तो क्या हमारी भी एलिमेंट्री कैनाल हमें क्यों नहीं मार रही? हम अपनी फसल को चारे के रूप में अपने पशुओं को खिला रहे हैं, उन पशुओं को क्यों नहीं मार रही है? तो दोस्तों, कीड़े हर एक जो जहर होता जरूरी नहीं है, हालांकि जहर तो जहर है, लेकिन कीड़े को बहुत कम क्वांटिटी में देंगे जब भी उसका राम नाम सत्य हो जाता है और हम तो बहुत ज्यादा बड़े, वो हम पे इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसका रिसर्च किया गया है कि जो गाय भैंस वगैरह उस चारे को खा रही हैं उन पे वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, पहली बात। दूसरी वाली बात है कि हमारे जो स्टोमक होते हैं उनमें सबसे पहले एसिडिक एनवायरनमेंट आता है, बाद में एल्कलाइन नेचर आता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में वैसे ही वो प्रोटीन बेकार हो जाती है, मर जाती है। प्रोटीन किसमें एक्टिव होती है? एल्कलाइन नेचर में एक्टिव होती है। बीटी टोबैको जो वाज फर्स्ट कल्चर टू किल हॉर्नवॉर्म, ये बीटी टोबैको का मतलब ये है कि बैसिलस thuringiensis की वो जीन इसमें पड़ी हुई है इस तंबाकू में, इस टोबैको प्लांट में। वो किसको पहले मारने के लिए किया गया था उसका इस्तेमाल? हॉर्न वॉर्म, एक स्पेशल तरह के कीड़े हैं जो बीटी जो टोबैको है, तंबाकू वाला जो पेड़ है, उसको खा के वो हॉर्न वॉर्म के कीड़े अपने आप मरने लग रहे थे। तो ये था हमारा आज की वीडियो का सार कि इस तरह बीटी कॉटन हमारा ये है, अपने कॉटन वाले जो हमारी कपास वाले पेड़ हैं उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं बिना पेस्टिसाइड दिए, बिना इंसेक्टिसाइड दिए। हम अपनी फसल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं बिना कोई केमिकल डाले, कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा और फसल के परिणामों के बारे में पढ़ा कि हमारे जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, वो क्या क्या है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।